22 दिन के नॉन स्टॉप फुटबॉलिंग एक्शन के बाद फाइनली हमें अब 4 टीमें मिल चुकी हैं। दुख की बात यह कि उन 4 टीमों में पोर्चुगल का नाम नहीं है, तो रोनाल्डो फैंस और पोर्चुगल फैंस के लिए ये वर्ल्ड कप सेमीफाइनल या फिर ये वर्ल्ड कप अब उतना एक्साइटिंग नहीं रह गया है जितना होना चाहिए था। लेकिन अगर हम इन 4 टीमों की बात नहीं करेंगे और हम इस स्पेशल वर्ल्ड कप में इन टीमों की पॉसिबिलिटी वर्ल्ड कप जीतने की अगर डिस्कस नहीं करेंगे तो काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल होगा। क्योंकि यार देखो, भले ही पोर्चुगल बाहर हो गई हो, लेकिन जिस तरह का ये टूर्नामेंट रहा है, अप्स एंड डाउन से भरा, सरप्राइजेस से भरा, अंडरडॉग स्टोरीज से भरा, आई थिंक दिस वर्ल्ड कप विल गो डाउन एज वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट वर्ल्ड कप इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कप जितने भी हुए हैं अभी तक के। पोर्चुगल का बाहर होना, मोरक्को का आगे जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शॉकिंग रिजल्ट था। लेकिन मोरक्को की जिस तरह की कैंपेन रही है या फिर क्रोएशिया की जिस तरह की कैंपेन रही है, और सोचो ये ग्रुप ऐसा था जहां पर सब लोग कह रहे थे कि भाई बेल्जियम टॉप करेगी ग्रुप पे, मोरक्को हैज़ नो चांस, क्रोएशिया शायद क्वालिफाई कर जाए, कनाडा हाई फ्लाइंग स्टेज में है तो क्या वो क्वालिफाई करके आगे जा सकते हैं। मैंने तो दोनों टीमों को प्रिडिक्ट भी नहीं किया था, बट अल्टीमेटली ये दोनों टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाकर आई हैं। और जो 2 टीमों का मैंने प्रिडिक्शन दिया था कि ये सेमीफाइनल में आएंगी, इन दोनों टीमों ने उन्हीं को क्वार्टर फाइनल्स में बाहर किया है। क्रोएशिया की जगह मैंने ब्राज़ील प्रिडिक्ट की थी अर्जेंटीना के अगेंस्ट, तो क्रोएशिया ने उनको हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और मोरक्को की जगह मैंने पोर्चुगल प्रिडिक्ट की थी फ्रांस के अगेंस्ट, तो मोरक्को ने पोर्चुगल को हराकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। लेकिन अगर हम इन दोनों के अगर हम इन 4 टीमों का सफ़र देखेंगे ना, तो सबसे अच्छा अगर कैंपेन किसी टीम का रहा है तो वो मोरक्को और क्रोएशिया का ही रहा है। क्योंकि अगर आप मोरक्को की देखोगे अभी तक की कैंपेन, तो उन्होंने एक भी डिफीट नहीं झेली है, उन्होंने एक भी गोल कंसीड नहीं किया सामने वाली टीम से। एक गोल अभी तक पूरे टूर्नामेंट में कंसीड किया, वो भी ओन गोल था। अगर मैं क्रोएशिया की बात करूं तो उन्होंने बेल्जियम के अगेंस्ट रिजल्ट निकाल लिया, उन्होंने कनाडा के अगेंस्ट विन हासिल की थी, उन्होंने ड्रॉ खेला था आपके मोरक्को के अगेंस्ट। वो अभी तक इस टूर्नामेंट में एक भी गेम हारे नहीं है। वहीं अगर मैं फ्रांस और अर्जेंटीना की बात करूं तो दोनों टीमें ग्रुप स्टेज में अपना एक एक गेम हार चुकी थी। लेकिन अर्जेंटीना के लिए जो सेटबैक आया, जो पोर्चुगल के लिए काफ़ी लेट आया, वो टूर्नामेंट में बहुत शुरुआत में ही आ गया था जब वो सऊदी के अगेंस्ट हारे। और उस एक डिफीट ने अर्जेंटीना को अपनी बेस्ट 11 सिलेक्ट करने के लिए फोर्स किया कि आपकी बेस्ट 11 क्या है, क्या आपको पता है कि आपके जो प्लेयर्स आपने पहले मैच में खिलाए थे वो इस वर्ल्ड कप कंपटीशन का प्रेशर झेल पा रहे हैं या नहीं झेल पा रहे हैं। जो गेम प्लान आप लेकर चल रहे हो वर्ल्ड कप में, जिसकी बदौलत आप कोपा अमेरिका जीत कर आए थे, क्या वो प्लान आपका काम कर रहा है इस वर्ल्ड कप में? तो आंसर था नहीं। और उसके बाद जब चेंजेस हुए, एंजो फर्नांडिस टीम में आए, आपने देखा कि पापू गोमेज ने पहले गेम में स्टार्ट किया था, उनको निकालकर आपने टीम में मैकेलिस्टर की जगह बनाई, फिर आपने टेलियफिको को बिठाकर आपने अकूनिया की जगह बनाई, क्योंकि अकूनिया पहले मैच में इंजर्ड थे, ही वॉज नॉट फुली फिट। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अर्जेंटीना की परफॉर्मेंस जो है वो, अगर मैं परफॉर्मेंस ग्राफ देखूं तो ऊपर जाती रही है। और अभी लास्ट मैच में जिस तरीके से कैरेक्टरफुल विन थी उनकी, आपने देखा कि भाई 2-0 लीड पे जाने के बाद उन्होंने 2-0 की लीड बॉटल कर दी। इवेंचुअली उसमें बहुत सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस भी थे, लेकिन पेनल्टी शूटआउट में हमेशा अर्जेंटीना कमज़ोर देखी हमने। चाहे आप कोपा अमेरिका की हिस्ट्री की बात करो, जब चिले के अगेंस्ट उन्होंने पेनल्टी शूटआउट मिस किया था और वो हार गए थे फाइनल वो, या फिर आप रीसेंट टाइम्स में देखो कि पेनल्टी टेकर्स का जो कन्वर्जन रेट है अर्जेंटीना में वो इतना अच्छा नहीं है। बट उन्होंने उस अपने ब्लॉकेज को, जो कि अभी तक उनका बना हुआ था, उसको पार करके सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं अगर मैं फ्रांस की टीम देखूं, टूर्नामेंट के शुरू में आपके बेंजेमा इंजर्ड हो गए, पॉल पोग्बा इस वर्ल्ड कप में नहीं थे, कांटे इस वर्ल्ड कप में नहीं थे। वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले आपके एनकुंकू इंजर्ड होकर बाहर हो जाते हैं। सबको ये सोचा था कि यार ये ग्रीजमान तो परफॉर्मेंस दे नहीं रहा है क्लब फुटबॉल में उस लेवल की जो ये 2018 में दे रहा था। जिरू की एज हो चुकी है, क्या जिरू उस लेवल पे परफॉर्म करेंगे? एम्बापे की वर्ल्ड कप में आने से पहले जितनी भी कंट्रोवर्सीज चल रही थी, क्या उन कंट्रोवर्सीज के बाद एम्बापे अपना 100% दे पाएंगे? आपको पता है कि वरान एक अनफिट वरान के तौर पर आए थे इस वर्ल्ड कप में। और अगर मैं डेम्बेले का देखूं तो बहुत हॉट एंड कोल्ड सीजन रहा था, स्पेशली वर्ल्ड कप में आने से पहले उनकी जो लास्ट 4-5 परफॉर्मेंसेस थी बड़े गेम्स की, वो काफ़ी ज़्यादा अनइवन थी। लेकिन वर्ल्ड कप में आने के बाद फ्रांस ने जिस तरीके का डेडिकेशन दिखाया है, जिस तरह की एक तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेशन के साथ आपकी उसकी रिजल्ट डिलीवर करने की जो चाह दिखाई है, वो आपको इंग्लैंड वाले मैच में समझ में आया। वेर इंग्लैंड ने ज़्यादा पोजेशन रखा, इंग्लैंड ने ज़्यादा प्रेस किया उनको, इंग्लैंड ने प्रेशर बनाने की कोशिश की, बट
क्वालिटी वाइज और अगर मैं जो कंसंट्रेशन है गेम के अंदर, अगर मैं उस पर्सपेक्टिव से देखूं, अगर मैं उस तराजू में तोलने की कोशिश करूं, तो फ्रांस बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर आई है। क्रोएशिया को किसी ने चांस दिया नहीं था ब्राज़ील के अगेंस्ट, क्योंकि हर किसी की, मेरी, आपकी, या फिर आप किसी भी क्रिएटर की वीडियो उठाकर देख लो, सबकी जुबान पर बस एक ही नाम था कि ब्राज़ील आर दी अल्टीमेट फेवरेट्स ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। ब्राज़ील तो होगी ही होगी फाइनल में। एंड ब्राज़ील फाइनल छोड़ो, ब्राज़ील सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाई, क्योंकि उस टीम को रोकने वाली मॉड्रिच की क्रोएशिया है। अब क्रोएशिया, मैं ब्लेस्ड कहूँ या फिर मैं ये कहूँ कि दे आर रियली फोकस्ड, कि उनके पास मिडफील्ड एक ऐसी मिडफील्ड है जिसने कैसेमीरो, लूकस पाकेता और नेमार की मिडफील्ड को बुली किया। अगर मैं यहाँ पर बैकलाइन की बात करूँ तो उनका यार्नाकोविक और उनके लिवाकोविच जो गोलकीपर हैं, फिर उसके बाद लॉवरेन और आपके बोर्ना सोसा एंड जोसुओ गार्डियोल, वो बैक फोर की आपकी जो मिड बैकलाइन है प्लस आपके जो गोलकीपर हैं, उसकी परफॉर्मेंसेस पूरे वर्ल्ड कप में वन ऑफ दी बेस्ट रही है, इफ नॉट दी बेस्ट। कोई अगर ये सोच रहा है कि अर्जेंटीना फ्रांस के लिए मोरक्को और क्रोएशिया के अगेंस्ट खेलना आसान होने वाला है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अर्जेंटीना वर्सेस क्रोएशिया में क्रोएशिया के पास जीतने का बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अर्जेंटीना की मिडफील्ड में लूप होल्स नहीं है, अर्जेंटीना की बैकलाइन में लूप होल्स नहीं है, या फिर अर्जेंटीना का अटैक एकदम ऐसा अटैक है जिसको हर चांस अगर मिल रहा है तो वो कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस हैं। नहीं, दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन मेसी, या फिर मैं ये कहूँ दे आर स्टिल ओवर डिपेंडेंट ऑन मेसी, बट ओवरली डिपेंडेंट उतने नहीं है जितने वो पहले कॉम्पिटिशन्स में बन के आते थे। अब उनके पास प्लेयर्स हैं कोप अप करने के लिए उस प्रेशर से, लेकिन स्टिल अगर मैं यहाँ पर चांस की बात करूँ तो भाई नेदरलैंड्स अगर 2-0 डाउन से 2-2 का कमबैक कर सकती है, तो ये क्रोएशिया की टीम जो पिछले मैच में ब्राज़ील को हरा कर आई है, जिसने पिछले दोनों मैच एक्स्ट्रा टाइम में ले जाकर पेनल्टी शूटआउट तक खींचे हैं, तो आप इनको हल्के में तो नहीं ले सकते। और जैसी परफॉर्मेंस इनकी मिडफील्ड देती आ रही है, इन्होंने ब्राज़ील की मिडफील्ड को डोमिनेट किया, कैंसिल आउट किया, पासिंग लेन्स ब्लॉक किए। देखो अर्जेंटीना में बाकी सारे प्लेयर्स एक तरफ, मेसी एक तरफ, क्योंकि मेसी को आप कितना भी ब्लॉक करना चाहोगे फिर भी मेसी कहीं ना कहीं से एक मैजिक मोमेंट प्रोड्यूस कर ही देगा। तो अपर हैंड तो अर्जेंटीना के पास ही है। 10% का एक्स्ट्रा चांस जैसे कि मैंने उनको दिया था नेदरलैंड्स के अगेंस्ट, वो मैं क्रोएशिया के अगेंस्ट भी दूंगा, क्योंकि ऑल दो क्रोएशिया बहुत अच्छा खेल कर आई है अभी तक टूर्नामेंट में, लेकिन अभी तक उन्होंने मेसी को फेस नहीं किया है। एंड अब आप ये कह लो कि मेसी की चटाई कर रहा है या जो कर रहा है, बट रियलिटी यही है यार। आप इस समय मेसी को अगर देख रहे हो, आपको पता है कि वो एक अलग जोन में है। मैंने मेसी को कभी इतना रूथलेस नहीं देखा पिच के ऊपर, जहां वो सामने वाली ओपोनेंट टीम को बुली कर रहा है, वो जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है, तो ही इज़ हाई ऑन कॉन्फिडेंस, प्लस साथ ही साथ ही इज़ हाईली मोटिवेटेड एज वेल, कि उसको इस वर्ल्ड कप में ट्रॉफी घर लेकर जानी है। एंड सबको पता है ये मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ यार लूका मॉड्रिच का भी आखिरी वर्ल्ड कप है। लूका मॉड्रिच इस पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन में एक लीडर की तरह, जैसे लास्ट वर्ल्ड कप में खेले थे वैसे ही खेलते हुए आ रहे हैं। ही इज एजिंग लाइक अ फाइन वाइन यार। हम हर वीडियो में एक ही चीज़ बोलते हैं कि लूका मॉड्रिच की जो प्रेजेंस है फील्ड के ऊपर, वो अब जाकर लोगों को समझ में आनी शुरू हुई है, क्योंकि इनिशियली जब रियल मैड्रिड में रोनाल्डो था, रैमोस था, बाकी सारे प्लेयर्स थे, तब इतनी बात होती नहीं थी कि भाई आखिर लूका मॉड्रिच का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जब रोनाल्डो वगैरह नहीं है उस रियल मैड्रिड की टीम में, रैमोस वगैरह नहीं है, तो लूका मॉड्रिच पे हर किसी की निगाहें रहती हैं। लूका मॉड्रिच ने जस्टिफाई किया है, ही इज़ द गाय जिसने रोनाल्डो और मेसी की डोमिनेंस तोड़कर बैलन डोर जीता था। एंड अब आकर समझ में आता है कि नहीं, वो बैलन डोर का हकदार तो था यार। जैसी परफॉर्मेंस वो देता हुआ आया है, जिस तरह के सीजन्स उसके बाद भी रहे हैं बैलन डोर सेरेमनी के बाद, तो आपको पता है कि ये जो अभी हम देख रहे हैं पिच के ऊपर, 2 LM10 की लड़ाई जो हम देखेंगे अभी सेमीफाइनल में, वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर अर्जेंटीना हार जाती है क्रोएशिया के अगेंस्ट, एंड क्रोएशिया फाइनल में जगह बनाती है दूसरी बार लगातार वर्ल्ड कप के। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर फ्रांस और मोरक्को की बात करूँ, मोरक्को को किसी ने चांस नहीं दिया था यार। मैंने अपनी जो प्रेडिक्शन दी थी उसमें 4th पोजीशन पे फिनिश करवाया था मोरक्को को, एंड नो वन एक्चुअली बिलीव्ड कि मोरक्को एक ही वर्ल्ड कप कैंपेन में बेल्जियम को हराएगी, स्पेन को हराएगी एंड पोर्चुगल को हराकर वर्ल्ड कप से बाहर करेगी। और अभी इस चीज़ पर भी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि मोरक्को के पास चांस है फ्रांस के अगेंस्ट जीतने का। चांस थोड़ा कम ज़रूर हो गया है, क्योंकि उनका रोमन साइस वगैरह इंजर्ड है, माजुराई को इंजरी हुई है, तो थोड़ी सी जो फर्स्ट 11 की जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर ज़रूर हुई है। बट इसके साथ ही साथ यार
आप क्वालिटी भले ही निकाल सकते हो मोरक्को की इस टीम से, लेकिन जो फाइटिंग स्पिरिट है, जो डेडिकेशन लेवल है, वो आप नहीं कम कर सकते। आप मोरक्को की अगर स्टोरी सुनोगे तो आपको बहुत ताज्जुब होगा कि यही अशरफ मतलब यही आपके हकीम जियश वर्ल्ड कप शुरू होने से 3 महीने पहले रिटायरमेंट लेना चाह रहे थे इंटरनेशनल फुटबॉल से, क्योंकि उनकी अपने जो इंटरनेशनल मैनेजर थे उनसे बन नहीं रही थी। बहुत सारे प्लेयर्स के फॉल आउट हुए थे उनके प्रीवियस फॉर्मर मैनेजर के साथ। अगस्त के महीने में उनके करंट मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए। उनको सिर्फ एक इंटरनेशनल ब्रेक मिलता है सितंबर का, और उसके बाद जब मोरक्को वर्ल्ड कप में आती है तो नो वन एवर थॉट, इवन उनके खुद के कंट्री मैन ने नहीं सोचा होगा कि मोरक्को पहला अफ्रीकन नेशन बनेगी जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलकर हमें प्राउड फील कराएगी। एंड मोरक्को की जो स्टोरी है वो इतनी रोमांटिक स्टोरी है ना कि पूरे आप वर्ल्ड में देख रहे हो, स्पेन में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि इटली में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर एक जगह, मतलब टर्की वर्की, आप जिस भी देश का नाम लो वहाँ पर, जर्मनी वगैरह में हर जगह मोरक्को की विक्ट्री सेलिब्रेट की जा रही है, क्योंकि ये आपको हर वर्ल्ड कप में देखने को नहीं मिलता। इतनी पोएटिक आपकी जो अभी तक स्टोरी लाइन रही है ये आपको हर वर्ल्ड कप में देखने को नहीं मिलती। एंड हम हमेशा बात करते हैं कि यार मेसी, रोनाल्डो, नेमार और इतने बड़े बड़े नाम, लेकिन कायदे में देखा जाए तो मोरक्को की टीम ने हमें एक चीज़ ज़रूर सिखा दी कि आपको वर्ल्ड कप में आगे बढ़ने के लिए टीम की ज़रूरत होती है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस की नहीं। क्योंकि ये अगर टीम परफॉर्मेंस पोर्चुगल देती तो पोर्चुगल मोरक्को को हरा देती, ये टीम परफॉर्मेंस अगर जर्मनी देती तो वो वर्ल्ड कप के अगले राउंड में क्वालिफाई करके आते, अगर ये परफॉर्मेंस स्पेन देती तो वो मोरक्को से हारते नहीं। तो हमें, और खासकर इस पूरी टीम परफॉर्मेंस में एक टीम का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, और वो है बेल्जियम। क्योंकि बेल्जियम की टीम बंच ऑफ इंडिविजुअल्स लगी इस वर्ल्ड कप में, टीम यूनिटी थी नहीं उनके अंदर। लेकिन मोरक्को के जो पोस्ट गेम सेलिब्रेशंस होते हैं अपनी मॉम के साथ, अपनी फैमिली के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है यार। इस पूरे वर्ल्ड कप की एक अलग सी वाइब रही है, जहाँ पर वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले एक अलग तरह की नेगेटिविटी थी, लेकिन जैसे जैसे वर्ल्ड कप आगे बढ़ता गया हम इस वर्ल्ड कप के त्यौहार में रमते चले गए। एंड अभी फ्रांस वर्सेस मोरक्को के गेम में फेवरेट्स, आउट एंड आउट फेवरेट्स आपकी फ्रांस है ऑन पेपर, लेकिन अगर मैं रीसेंट रन ऑफ फॉर्म की बात करूं तो पलड़ा भारी मोरक्को का होना चाहिए, क्योंकि वो जितनी बड़ी टीमों को हरा कर आए हैं उतनी बड़ी टीमों के कंपैरिजन में फ्रांस ने केवल इंग्लैंड को हराया है। जिस तरह की परफॉर्मेंस क्रोएशिया देकर आई है उसके सामने अगर मैं नेदरलैंड्स की टीम रखूं तो अर्जेंटीना की परफॉर्मेंस फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि ये ब्राज़ील द अल्टीमेट फेवरेट्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप को हरा कर आए थे। लेकिन ये कागजी बातें, ये पॉडकास्ट में कही गई बातें सिर्फ बातें रह जाती हैं, पिच पर दी गई परफॉर्मेंस एक्चुअली मैटर करती है। लेकिन अगर मैं लॉजिकल बेसिस पर सोचूं, वर्ल्ड कप की हाइप किस चीज़ की ज़्यादा रहेगी, एम्बापे वर्सेस मेसी और क्रोएशिया वर्सेस मोरक्को और क्रोएशिया वर्सेस फ्रांस, या फिर अर्जेंटीना वर्सेस मोरक्को? ये फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि अगर आप मेरा प्रेडिक्शन मांगेंगे तो मेरे लॉजिकल प्रेडिक्शन के हिसाब से आई वुड लव टू सी मेसी गोइंग अप अगेंस्ट हिज टीममेट किलियन एम्बापे इन द वर्ल्ड कप फाइनल। एंड क्योंकि हर किसी को पता है 2014 में वो पीटर ड्यूरी की फेमस कमेंट्री, मेसी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज शोल्डर में, मतलब मुझे एक्चुअल वो लाइन याद नहीं है, बट इट वॉज प्रिटी आइकॉनिक, जब मेसी को वो आखिरी डाइंग सेकेंड्स में फ्री किक मिली थी। तो आई वुड डेफिनेटली लव टू सी मेसी प्लेइंग अनदर वर्ल्ड कप फाइनल। रोनाल्डो नहीं है अब वर्ल्ड कप में, तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेसी वर्ल्ड कप जीते, बिकॉज वाई नॉट। अगर एक गोट की कहानी पूरी नहीं हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा डिजर्व नहीं करता उस कहानी को पूरा करना, अपने लिए, अपने फैन बेस के लिए, अपनी कंट्री के लिए। एंड एक तरीके से मेसी का भी अगर मैं साइड हटा दूं तो ये मैराडोना के लिए कितना बड़ा ट्रिब्यूट होगा, क्योंकि हम सबको पता है मेसी इज़ अ ह्यूज फैन ऑफ मैराडोना। एंड मुझे पता है, ये आपको पता है कि मेसी सबसे पहली चीज़ जो करेगा वर्ल्ड कप जीतने के बाद, ही विल डेडिकेट दिस वर्ल्ड कप विक्ट्री टू डिएगो आर्मांडो मैराडोना। एंड अगर किलियन एम्बापे ये वर्ल्ड कप जीतता है भाई, तो 24 साल की उम्र में दूसरा वर्ल्ड कप होगा। एंड अगर ये वो वर्ल्ड कप जीत जाता है तो उसका बैलन डोर जीतने का सपना जो है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि इस वर्ल्ड कप में ही इज़ द गोल्डन बूट विन, अभी आप मान के चलो ही इज़ गोइंग टू विन इट, क्योंकि जिरू उसके 4 गोल पे है, मेसी के भी अच्छे खासे गोल हैं भाई, तो मेसी भी कंटेंशन में है। लेकिन अगर मैं लॉजिकल बेसिस पर देखूं तो पलड़ा भारी इसलिए भी है क्योंकि क्रिएट करने वाले प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं फ्रांस में। फ्रांस अगर एम्बापे परफॉर्म नहीं भी कर रहा है तो भी फ्रांस इंग्लैंड के अगेंस्ट रिजल्ट निकाल के ले आई। वहीं अगर मैं मेसी की बात करूं, अगर मेसी स्टेप अप नहीं कर रहा है तो अर्जेंटीना क्लूलेस लगती है हमें। अगर मोरक्को की बात करूं तो मोरक्को की टीम है, मोरक्को किसी इंडिविजुअल पर डिपेंड नहीं कर रही है। किसी गेम में आप हकीम जियाश को देख रहे हो, किसी में आप हकीमी को देख रहे हो, किसी में अमराबाद को देख रहे हो। भाई अमराबाद जिस तरह की परफॉर्मेंस देकर आया इस वर्ल्ड कप में, आई वोंट बी सरप्राइज अगर कोई बड़ा क्लब उसके लिए इस वर्ल्ड कप के बाद आता है।
अगर आप क्रोएशिया की बात कर रहे हो तो क्रेमैरिच है, मॉड्रिच है, ब्रोजोविच है, कोवाचिच है, उनकी पूरी बैकलाइन है, उनका कीपर है। अगर मैं अर्जेंटीना की बात करता हूं तो कहानी शुरू होती है उनकी मेस्सी से ही, एंड अगर मेस्सी कहानी शुरू नहीं करता है तो वो क्लूलेस लगते हैं। तो आई वुड वॉन्ट टू सी अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस वर्ल्ड कप फाइनल, बट आई वोंट बी शॉक्ड अगर क्रोएशिया वर्सेस फ्रांस होता है, या फिर अर्जेंटीना वर्सेस मोरक्को होता है, या फिर क्रोएशिया वर्सेस मोरक्को होता है। बट आप लोग बताइए अपने प्रिडिक्शंस कमेंट सेक्शन में। एंड वर्ल्ड कप ख़त्म होने को आया है, 22 दिन का अनलिमिटेड हमने फन देखा, हार्ट ब्रेक्स देखे, हर चीज़ देखी। अब 4 साल के बाद हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। अभी जो 17 साल के बच्चे वर्ल्ड कप देख रहे हैं वो उस टाइम पर 21 के होंगे, दे विल बी इन दर कॉलेज के आखिरी साल में होंगे, वो कुछ अपने सेकेंड ईयर में होंगे या थर्ड ईयर में होंगे, कुछ की जॉब लग चुकी होगी, कुछ की शादी हो चुकी होगी। बट वर्ल्ड कप का जो क्रेज़ है वो शायद इस वर्ल्ड कप जैसा आपको कभी देखने को ना मिले, क्योंकि जिनका ये पहला वर्ल्ड कप था उनको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिला है जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। इतनी अंडरडॉग स्टोरीज उन्होंने देख ली, क्योंकि हम जब पहली बार वर्ल्ड कप देखते तो हमेशा बड़ी टीमों के बारे में सोचते हैं, अरे ये टीम जीतेगी, ये टीम जीतेगी, ये टीम जीतेगी। लेकिन क्रोएशिया और मोरक्को ने हमें एक चीज़ सिखा दी है कि सिर्फ नाम होने से या बड़े प्लेयर्स होने से अपनी टीम में आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसके लिए आपको चांसेस कन्वर्ट करने पड़ते हैं, एंड अगर ये चांसेस पोर्चुगल कन्वर्ट कर देती तो आज हम पोर्चुगल वर्सेस फ्रांस की बात कर रहे होते, अर्जेंटीना वर्सेस ब्राज़ील की बात कर रहे होते। लेकिन अगर जो ये दो टीमें पहुंच कर आई हैं वो पूरा डिजर्व करती हैं। एंड देखते हैं क्या होता है, बट आई वुड लव टू सी अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस। एंड अगर मेसी जीतता है तो आई विल बी रियली रियली हैप्पी। अगर एम्बापे जीतता है तो ही विल बी दी विलन नंबर 1 मेसी फैंस के लिए, अर्जेंटीना फैंस के लिए। एंड वो एक अलग ही स्टोरी, अलग टेंजेंट पे चलेगी भाई, क्योंकि ये फिर बाद में जाकर PSG में जब खेलेंगे, ओ हो अलग अलग अलग, बहुत अलग।